दिस इज आवर थर्ड लेक्चर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स और लास्ट लेक्चर तक हमने कुछ प्रॉपर्टीज देख ली थी, केमिकल प्रॉपर्टीज देखी थी लास्ट लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बातें की थी और फर्दर आज के लेक्चर में हम वहां से आगे प्रोसीड करेंगे। लास्ट लेक्चर का जहां तक मेरे को याद है कि यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था, ये लाइन हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी थी। मैं कलर चेंज कर देता हूं, उसके बाद हम लोग प्रोसीड करते हैं। रेड कलर कर देता हूं, ठीक है। चलिए, तो हमने यहां तक प्रोसीड कर लिया था और ये देखा था लास्ट लेक्चर में, हम लोग ये बात कर रहे थे लास्ट वाला पॉइंट कि नाइट्रोजन के पास जो मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है वो 4 होती है और नीचे वाले जो एलिमेंट्स होते हैं क्योंकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं तो वो अपना ऑक्टेट बेटा एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे फास्फोरस जो है वो 6 कोवेलेंसी यहां पर रख रहा है, तो इस वजह से क्या है, नीचे वाले एलिमेंट अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन 4 ही रख सकता है। इसीलिए देखो नाइट्रोजन के पास जो कंपाउंड बनता है, आपने देखा होगा, आपने क्या देखा होगा, एक तो कंपाउंड NH3 बनाता है नाइट्रोजन और एक NH4+ बनाता है। आपने इसके अलावा कोई कंपाउंड तो नहीं देखा होगा, NH4+ देखा होगा आपने। तो यहां पर भी NH4+ में नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड बना रहा है। बात समझे? तो वहां पर इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी जो हो सकती है वो 4 हो सकती है। ये वाला लास्ट लेक्चर में हमने पॉइंट देखा था। आज के लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। सो कहीं ना कहीं हेडिंग लिखेंगे एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन और उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं वो मैं आपको डिक्टेट करूंगा। So write down the heading anomalous properties of nitrogen. Write the property anomalous property of nitrogen. Write the heading. ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कि नाइट्रोजन अपने ग्रुप में, हम जो फैमिली स्टडी कर रहे हैं वो नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। अब इन सभी एलिमेंट्स में नाइट्रोजन सबसे अलग बिहेवियर शो करता है, ठीक है, सबसे अलग बिहेवियर शो करता है। उसके पीछे इसका कारण क्या है? स्मॉलर साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। क्योंकि नाइट्रोजन बेसिकली कहां पर पाया जाता है? सेकेंड पीरियड में पाया जाता है, 2s2 2p3। तो यहां पर कोई डी ऑर्बिटल्स नहीं मिलेंगे, n बराबर 2 के अंदर डी ऑर्बिटल्स नहीं आते हैं, ठीक है। तो 2d कहीं होता नहीं है, इसलिए नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स होने की वजह से ये थोड़ी अलग प्रॉपर्टी शो करता है। बाकी फास्फोरस के पास भी डी ऑर्बिटल हैं, ऑर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ सबके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी डिफरेंट शो करता है। तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट आपके लिए है, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नाइट्रोजन शोज, आप लिखें नाइट्रोजन शोज डिफरेंट बिहेवियर देन रेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। नाइट्रोजन अलग बिहेवियर शो करता है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज की वजह से, ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू इट्स हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन किया गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट पॉइंट क्या है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ध्यान देंगे, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में नाइट्रोजन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पी मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ। तो नाइट्रोजन खुद के साथ, नाइट्रोजन हैज अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ एंड विद अदर एलिमेंट हैविंग स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट इज कार्बन और ऑक्सीजन। बेसिकली यहां पर यह बोला गया है कि भाई नाइट्रोजन का आपने देखा होगा, नाइट्रोजन इस तरीके से रहता है, तो यहां पर वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। पाई बॉन्ड जो बनते हैं वो किस ऑर्बिटल से बनते हैं? p ऑर्बिटल से यहां पर बन रहे हैं, तो इसलिए p मल्टीपल बॉन्ड्स बोला जा रहा है उसको। तो नाइट्रोजन p मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है खुद के साथ भी और दूसरे स्मॉल साइज्ड एलिमेंट्स के साथ, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, मतलब जो सेकंड पीरियड में पाए जाते हैं उनकी बात हो रही है। जैसे कार्बन भी सेकंड पीरियड में पाया जाता है, ऑक्सीजन भी सेकंड पीरियड में पाया जाता है, तो इसके लिए बात हो रही है। तो यहां पर सेकंड पॉइंट आप चाहे तो लिख सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता ये पॉइंट जरूरी है बिल्कुल भी, बस इसको ऐसे ही सुन लिया।
ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट है, हैवियर एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप डू नॉट फॉर्म पी पाई पी पाई बॉन्ड। जो हैवियर एलिमेंट मतलब फॉस्फोरस वगैरह जो है वो पी पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं, बिकॉज देयर एटॉमिक ऑर्बिटल आर सो लार्ज एंड डिफ्यूज दे कैन नॉट हैव इफेक्टिव ओवरलैपिंग। तो पी पाई के लिए इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसका जो ऑर्बिटल होगा वो काफी बड़ा होगा, नीचे जाने पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाती हैं, इस वजह से बड़े बड़े ऑर्बिटल्स होंगे, डिफ्यूज ऑर्बिटल होंगे, और जितना बड़ा ऑर्बिटल होगा बढ़िया ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से नीचे वाले एलिमेंट्स पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाते। तो यहां पे एक पॉइंट है, नाइट्रोजन पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, लेकिन दूसरे एलिमेंट्स, अपने ही ग्रुप के दूसरे एलिमेंट पी पाई मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, बात समझे? चलो, तो यहां पर एक पॉइंट लिख लेना, एक पॉइंट मैं बोल दे रहा हूं, क्या पॉइंट है लिखो। नाइट्रोजन फॉर्म्स पी पाई मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ एंड अदर, ये वाला पॉइंट लिख लो। नाइट्रोजन फॉर्म्स पी पाई मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ एंड अदर एलिमेंट हैविंग स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट other element of this group do not form p pi bond। p pi bond का मतलब है पाई बॉन्ड, p ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करना। ठीक है, चलो, बाकी अदर एलिमेंट्स p पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं, क्योंकि उनका एटॉमिक ऑर्बिटल का साइज जो है बड़ा होता है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब इसी वजह से भाई नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल विद अ ट्रिपल बॉन्ड 1s एंड 2p। इसी वजह से नाइट्रोजन डायटोमिक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है बिटवीन द टू एटम, यही एक कारण है, समझे? क्योंकि वो पी पाई बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बना रहा है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली इट्स बॉन्ड एंथैल्पी इज वेरी हाई, मतलब बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा है इसकी। एन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है ना, तो 3 बॉन्ड को तोड़ने में काफी ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए इसकी बॉन्ड एंथैल्पी काफी ज्यादा है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी फॉर्म सिंगल बॉन्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। भाई नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है खुद के साथ, लेकिन ये बोला जा रहा है कि भाई नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड बना रहा है। एक सेकंड में इसको रब कर देता हूं, फिर मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूंगा। देखो, यहां पर नाइट्रोजन के लिए बोला गया कि वो 3 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी ये सब सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। बात समझे? कोई डाउट नहीं है ना? और भाई बिस्मुथ जो करता है वो मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है एलिमेंटल स्टेट में। तो चाहे तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं कि फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी फॉर्म सिंगल बॉन्ड PP, AS, SB, SB, while bismuth forms metallic bond in elemental state। तो भाई नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, बाकी फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और बिस्मुथ मेटेलिक बॉन्ड बना रहा है एलिमेंटल स्टेट के अंदर। ये ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? चलो, however the single NN bond is weaker than the, देखिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से यहां पर आ चुका है। वो पॉइंट क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। अब देखो, अगर मैं बात करूं, अगर मेरा कंपैरिजन हो कि भाई नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है, फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड है, बताओ कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है? ये आपसे पूछा गया है। इन दोनों में से विच वन इज मोर स्ट्रॉन्गर, विच वन इज मोर स्ट्रॉन्गर, ये पूछा गया आपसे। तो अभी के लिए मैं पहले आंसर बता रहा हूं आपको। आंसर क्या होगा बेटा इसका? NN बॉन्ड वीक होता है, फॉस्फोरस बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी नाइट्रोजन बॉन्ड से, स्ट्रेंथ वाइज। क्यों होगी? अभी रीजन समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज देखो, नाइट्रोजन का जो ऑर्बिटल है वो छोटे साइज का होगा, ठीक है, तो जो इसके ऊपर लोन पेयर्स होंगे ना बेटा, वो बहुत पास होंगे और बहुत भीषण रिपल्शन होगा। तो भीषण रिपल्शन की वजह से जो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाएगा, और यहां पर रिपल्शन थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो कारण क्या है? नाइट्रोजन बॉन्ड वीक होता है, वीकर होता है नाइट्रोजन बॉन्ड देन फॉस्फोरस बॉन्ड
बिकॉज ऑफ हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ओइंग टू द स्मॉल बॉन्ड लेंथ। क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ स्मॉल होता है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स पास पास होते हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर पास पास है, ये वाला और ये वाला, तो इस वजह से इनके बीच में रिपल्शन बहुत तेजी से होगा, बहुत ज्यादा होगा। बात समझ गए? और फॉस्फोरस फॉस्फोरस दूर दूर है, इस वजह से इनका बीच का इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होगा, इस वजह से ये थोड़ा स्टेबल होगा। बात समझे? कोई डाउट नहीं है ना इसमें? तो ये भी एक पॉइंट लिख लेना, स्ट्रेंथ वाइज। ये जैसे क्वेश्चन टाइप बना सकते हो चाहे तो तुम, मैंने जो क्वेश्चन बनाया है यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समझ गए कौन सा क्वेश्चन है? स्ट्रेंथ अगर पूछ ली जाए एनएन बॉन्ड और पीपी बॉन्ड की, तो किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? पीपी बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। रीजन अगर लिखना चाहोगे तो क्या क्या है रीजन? इलेक्ट्रॉन पेयर इन नाइट्रोजन are having more repulsion due to small bond length। ठीक है, तो नाइट्रोजन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में ज्यादा रिपल्शन हो रहा है ड्यू टू स्मॉल बॉन्ड लेंथ, इस वजह से ऐसा हो रहा है। एज अ रिजल्ट कैटिनेशन टेंडेंसी इज वीकर इन नाइट्रोजन। ठीक है, एक पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है कि भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी इज वीकर इन नाइट्रोजन। कैटिनेशन प्रॉपर्टी इज वीकर इन नाइट्रोजन। ये भी एक पॉइंट लिख लेना, कैटिनेशन प्रॉपर्टी वीक होती है नाइट्रोजन के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, सब कुछ लिखते चलना। जो क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। बाकी सारी चीजें आप अच्छे से लिखते रहोगे तो क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। और देखिए, another factor which affect the chemistry of nitrogen is the absence of d orbital, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि भाई d ऑर्बिटल का प्रेजेंस नहीं है नाइट्रोजन के अंदर, d ऑर्बिटल्स एब्सेंट हैं नाइट्रोजन में। ठीक है, बाकी फॉस्फोरस के अंदर d ऑर्बिटल मिलेंगे आपको, ऑर्सेनिक के अंदर मिलेंगे, एंटीमनी के अंदर मिल जाएंगे, बिस्मुथ के अंदर मिल जाएंगे। तो d ऑर्बिटल नाइट्रोजन के अंदर नहीं मिल पाएंगे आपको, इस वजह से नाइट्रोजन थोड़ा सा अलग बिहेवियर शो करता है इन इट्स वैलेंसी शेल। बेसाइड रेस्ट्रिक्टिंग इट्स कोवेलेंसी टू 4, भाई नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 4 है। नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड, क्योंकि डी ऑर्बिटल है ही नहीं उसके पास, तो फिर वो कैसे डी पाई पी पाई बॉन्ड बना सकता है? तो डी ऑर्बिटल ना होने की वजह से वो डी पाई पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता एज द हैवियर एलिमेंट कैन। लेकिन नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं जैसे फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, तो इस वजह से ये डी पाई पी पाई बॉन्ड बना सकते हैं। मतलब डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग, यार सिंपल सी बात है, बहुत कठिनाई के साथ मत लो इसे। डी पाई पी पाई का मतलब ऐसे समझो डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के बीच का ओवरलैपिंग। तो भाई नाइट्रोजन तो डी पाई पी पाई बना ही नहीं सकता, उसके पास डी ऑर्बिटल है ही नहीं, समझे? तो इस वजह से नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड। लेकिन हैवियर एलिमेंट्स कर सकते हैं, जैसे फॉस्फोरस देखो यहां पर कर रहा है, ठीक है, फॉस्फोरस कर रहा है, यहां पर फॉस्फोरस कर रहा है कार्बन के साथ, तो कार्बन का तो कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा होगा? पी ऑर्बिटल यूज हो रहा होगा, फॉस्फोरस का डी ऑर्बिटल यूज हो रहा होगा। बात समझे? तो इस वजह से यहां पर हो रहा है। ठीक है, जो भी पॉइंट आपको लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो लिख सकते हो आप। जैसे यहां पर लिख सकते हो कि भाई नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट कैन फॉर्म। और रीजन क्या है? बिकॉज नाइट्रोजन डज नॉट हैव डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल नहीं होता है नाइट्रोजन के पास, वैकेंट डी ऑर्बिटल ना होने की वजह से वो डी पाई पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाता। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉस्फोरस भाई फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक कैन फॉर्म डी पाई बॉन्ड। ठीक है, तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ चुका है, और वो पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है बेटा कि फॉस्फोरस और आर्सेनिक कैन फॉर्म डी पाई बॉन्ड, वो डी पाई बॉन्ड बना सकते हैं।
ठीक है, ऑल्सो विद ट्रांजिशन मेटल व्हेन देयर कंपाउंड लाइक दिस कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड एक्ट एज लिगेंड। बहुत ज्यादा मत सोचो, ऐसे सोचो कि भाई डी ऑर्बिटल है तो डी ऑर्बिटल जिसके साथ होगा डी पाई बॉन्ड बना सकते हैं। तो यहां से एक पॉइंट चाहे तो याद रख सकते हो कि फास्फोरस और ऑर्सेनिक कैन फॉर्म डी पाई बॉन्ड विद ट्रांजिशन मेटल, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है और फास्फोरस और ऑर्सेनिक के पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो इसलिए डी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो सकती है। ये बैक बॉन्डिंग में समझाया जाता है, तो बहुत ज्यादा कंसर्न मत लो इससे, सिंपल इतना सा समझो भाई फास्फोरस ऑर्सेनिक के पास डी ऑर्बिटल है और ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं ना उनके पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। ट्रांजिशन मेटल बोलने का मतलब है डी ऑर्बिटल, वो सॉरी डी ब्लॉक वाले, अभी के लिए ऐसे समझो डी ब्लॉक जो है उसको कहीं ना कहीं ट्रांजिशन मेटल बोल सकते हैं हम लोग अभी के लिए, ठीक है। उसमें भी कुछ एक्सेप्शन है जिसको हम ट्रांजिशन मेटल नहीं बोलते हैं डी ब्लॉक के अंदर भी, बट अभी के लिए आप ऐसे समझो कि डी ब्लॉक एलिमेंट बोलने का मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो डी ब्लॉक में बहुत सारे वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, तो इस वजह से वो फास्फोरस और ऑर्सेनिक के साथ डी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जैसे यहां पर देख लो आप, ठीक है। चलो, तो बस इतना पॉइंट लिख लेना कि फास्फोरस ऑर्सेनिक कैन फॉर्म डी पाई बॉन्ड विद ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूं यहां से। और अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो चलिए देखिए आगे क्या बोला गया है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। अब हम लोग नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी समझेंगे हाइड्रोजन की तरफ, और इसके बाकी जो भी इस ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स हैं उन सबकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन की तरफ कैसी है वो देखेंगे। All of the element of group 15 form hydride of the type EH3। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि भाई हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके EH3 का फॉर्मेशन करते हैं। E कौन है? E ये नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, ऑर्सेनिक हो सकता है, एंटीमनी हो सकता है और बिस्मुथ हो सकता है। ग्रुप 15 की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रुप 15 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पर ई को बताया भी क्या है कि ई क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ, ठीक। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज हाइड्राइड्स आर शोन इन द टेबल। टेबल के अंदर हमने प्रॉपर्टीज दिखाई गई हैं। देखिए ये हाइड्राइड्स बन रहा है, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बनाता है, फास्फोरस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके PS3 का फॉर्मेशन कर रहा है, ऑर्सेनिक हाइड्राइड फॉर्मेशन हो रहा है, एंटीमनी हाइड्राइड और बिस्मुथ हाइड्राइड। तो इस तरीके से हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन हो जाता है जब ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ठीक है। यहाँ पर टेबल दे रखी है जिसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट, आपको बॉइलिंग पॉइंट, डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ क्या है, ठीक है। अभी हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं आगे। तो यहां तक हो गया है कि द हाइड्राइड शो रेगुलर ग्रेडेशन इन द प्रॉपर्टीज, द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीजेस फ्रॉम NH3 टू BiS3, ठीक है। अब देखो यहां पर यह बोला गया है कि भाई स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? NH3 की होती है, उसके बाद BiS3 की होती है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे लिए पूछा जा सकता है यहां पर, ये मैं हटा दे रहा हूं। आप देखो आप कौन कौन से पॉइंट लिख सकते हो वो मैं बता रहा हूं। आप एक पॉइंट तो ये लिख सकते हो, फर्स्ट पॉइंट जो लिखोगे कि भाई ग्रुप 15 रिएक्ट विद, एक सेकेंड ना, मैं थोड़ा सा एक पेज ले लेता हूं, यहां पर एक पेज एक्स्ट्रा ऐड कर ले रहा हूं, एक सेकेंड, तो मैं आपको उसमें समझा दूंगा। आप ध्यान से सुनना मेरी बातों को, मैं क्या बोल रहा हूं। बेसिकली यहां पर यह बोला गया है, एक सेकेंड रुक जाओ, चलो। अब देखो यहां पर यह बोला गया है कि कोई भी एलिमेंट, ई एलिमेंट ले लेते हैं, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा बेटा? EH3 का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। यहां पर E क्या क्या है? E है नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि स्टेबिलिटी की बात करें अगर हम, तो भाई हमारे पास जो हाइड्रेट्स बन रहे हैं वो NH3 बन रहा है, PH3 बन रहा है, ASH3 बन रहा है, SBH3 बन रहा है और BiH3 बन रहा है।
तो अगर बात करें हम स्टेबिलिटी की, यहां पर एक पहला क्वेश्चन बना देते हैं। स्टेबिलिटी, भाई स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? तो अमोनिया की होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी। तो स्टेबिलिटी डिक्रीज कर दी है जैसे जैसे हम आगे मूव कर रहे हैं। ये बात समझे? तो यहां पर ये तरीके से, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको ये लिख के बता दिया, बाकी आप कॉपी कर लेना। ये 2 पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट है, थोड़े से जल्दी से कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टेबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है यहां पर। चलो, तो मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा ये। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे और कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। विच कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी। बिल्कुल, आप देखो बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी, यहां पर ये रही बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी। सबसे ज्यादा एनर्जी किस बॉन्ड को तोड़ने में लग रही है? मतलब NH3 को तोड़ने में सबसे ज्यादा एनर्जी लग रही है 389, फिर उसके बाद 322 इसमें लग रही है, फिर 297 और फिर 255। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हाइड्राइड हो जाएगा? नाइट्रोजन का हाइड्राइड सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। समझे? तो वही बोल रहा है कि भाई बॉन्ड अच्छा, एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है इसमें, जैसे स्टेबिलिटी की जगह ऐसा बोल दिया जाए यहां पर स्टेबिलिटी ना बोल के, जैसे स्टेबिलिटी ना बोले यहां पर, और क्वेश्चन में ये बोल दे, थर्ड क्वेश्चन में, कि भाई आप बता दो NH3, PH3, ASH3, SbH3 और BiS3 आपके पास है। आपको बताना है बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा होगी। तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है उसकी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? यहां पर एंथैल्पी भी बोल सकते हैं, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी की जगह बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी बोल दे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, तो फिर से एक क्वेश्चन यहां से आपके लिए तैयार है। तो यहां पर नाइट्रोजन का हाइड्राइड सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसकी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी का मतलब क्या होता है बेटा? कितना एनर्जी लगेगा इनके बॉन्ड्स को तोड़ने में। जैसे नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बना रखे हैं इस तरीके से, तो ये बॉन्ड को ऐसे हम तोड़ना चाहें अगर, तो कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी हमें। आ गया बात समझ में? तो उसकी बात हो रही है यहां पर, बिल्कुल भी डाउट नहीं होगी ना। ये भी एक चीज लिख लेंगे आप, BDE मतलब बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी का फैक्ट। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं और थोड़े नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब कॉन्सिक्वेंटली रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ द हाइड्राइड इंक्रीजेज। रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो होता है हाइड्राइड का वो इंक्रीज करता है, ठीक है? जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है? अमोनिया जो होता है इज ओनली अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, वाइल बिस्मुथ का हाइड्राइड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब यहां से एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है वो देखो। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? एक आपसे क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, वो मैं बता रहा हूं। चलिए, 4th क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि भाई NH3 है आपके पास, PH3 है, ASH3 है, SbH3 है और BiS3 है। आपको बताना है कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग कैपेसिटी किसकी सबसे बढ़िया है। तो बिस्मुथ के हाइड्राइड की रिड्यूसिंग कैपेसिटी, फिर ये। तो यहां पर रिड्यूसिंग कैपेसिटी जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, जैसे जैसे नीचे जाएंगे, वैसे वैसे रिड्यूसिंग एजेंट की कैपेसिटी बढ़ेगी। तो बिस्मुथ हाइड्राइड जो होगा वो बिस्मुथ हाइड्राइड इन सब हाइड्राइड में स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। आई एम नॉट सेइंग कि ओवरऑल स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है? इन सारे हाइड्राइड्स में ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन बात करें अगर अमोनिया की, तो अमोनिया माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत हल्का फुल्का रिड्यूस करेगा, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। अमोनिया इज ओनली अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर एक पॉइंट आप रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में लिख सकते हो कि कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। उस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे।
ठीक है, तो फटाफट लिख लो, ये कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है तुम्हें लिखने वाला। ठीक है, चलो अब देखो आगे। बेसिसिटी का क्या ऑर्डर है? बेसिसिटी ऑल्सो डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। सबसे ज्यादा अच्छा बेस कौन होगा? ये रहा, बेसिसिटी का ऑर्डर लिखा हुआ है सामने के सामने, तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। तो भाई हाइड्राइड्स में सबसे अच्छा बेस कौन सा है? अमोनिया सबसे बढ़िया बेस है, फिर फॉस्फोरस का हाइड्राइड है, और फिर ऑर्सेनिक, फिर एसबी, और फिर बिस्मुथ। ठीक है, तो ये ऑर्डर बेसिसिटी का ऑर्डर आप और लिख लेंगे, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। बहुत जल्दी से लिखें। बेसिसिटी का ऑर्डर क्या है, ये पूछा जा सकता है आपसे। चलिए, हो गया होगा यहां तक। तो ये हमने रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन दी है, और यूं कह सकते हैं हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टी के बारे में हमने स्टडी की है। हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टी के बारे में हमने स्टडी की है। सेकेंड हेडिंग है हमारे पास रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या होता है, वो सब चीज अब हम यहां पर देखेंगे। ऑल दीज एलिमेंट फॉर्म टू टाइप ऑफ ऑक्साइड। देखो, जो भी एलिमेंट हैं ग्रुप 15 के, वो दो प्रकार की ऑक्साइड बनाते हैं। एक तो E2O3 बना रहे हैं, एक E2O5 बना रहे हैं। द ऑक्साइड इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट इज मोर एसिडिक। भाई बहुत सिंपल सी बात है, भाई एसिडिक कौन ज्यादा होगा? जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जिस एलिमेंट क्या होगा, वो ज्यादा एसिडिक होगा देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से। ठीक है, देयर एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। एक बार मैं पढ़ दे रहा हूं, बाकी फिर यहां से कौन कौन से पॉइंट से क्वेश्चन बनाया जा सकता है वो मैं आपको बता दूंगा। The oxides of the type E2O3 of nitrogen and phosphorus are purely acidic. जो E2O3 है, जैसे N2O3 की बात करें हम लोग, या P2O3 की बात करें हम लोग, तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस का E2O3 वाला जो ऑक्साइड है, दो प्रकार का ऑक्साइड बन रहा है। एक तो E2O3 बन रहा है और एक E2O5 बन रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई एक तो N2O3 बन जाएगा और एक N2O5 भी बन जाएगा। ठीक है, एक N2O5 बन जाएगा, एक N2O3 बन जाएगा। तो यहां पर बोला जा रहा है कि N2O3 जो नाइट्रोजन का है और फॉस्फोरस का है, वो प्योरली एसिडिक होते हैं, प्योरली एसिडिक होते हैं। एंड दैट ऑफ आर्सेनिक एंड एंटीमनी एम्फोटेरिक होते हैं। दोज ऑफ बिस्मुथ इज प्रीडोमिनेंटली बेसिक। क्योंकि नीचे जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ घट रही है, इसलिए बिस्मुथ का जो ऑक्साइड है वो बेसिक है। बाकी नाइट्रोजन फॉस्फोरस का जो एसिडिक ऑक्साइड है, जैसे यहां से मैं क्या क्या पॉइंट एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं वो आपको बता रहा हूं। चलो, तो हम लोग पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। हमने ये एनसीईआरटी का ये टेक्स्ट तो पढ़ लिया। अब देखो पॉइंट्स कौन कौन से हैं वो मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। देखो, पहला पॉइंट तो ये हो गया हमारा। सबसे पहला पॉइंट, दो टाइप की ऑक्साइड बनाएगा ग्रुप 15 फॉर्म्स। थोड़ा इसको और बढ़ा देते हैं विड्थ को। चलो, ग्रुप 15 फॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ, भाई दो प्रकार की ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करेगा। टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड कौन कौन? एक तो E2O3 और एक E2O5 का। तो ये पॉइंट हमने देखा है कि दो प्रकार की ऑक्साइड्स बनेंगी, E2O3 और E2O5। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं यहां से N2O3, और यहां से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं N2O5 का एग्जाम्पल। एक ये पॉइंट हो गया। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स हायर एसिडिक स्ट्रेंथ, हायर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर ई एलिमेंट का, ई का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, वो ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, ई का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो वो ज्यादा एसिडिक होगा। सिंपल सी बात है।
जैसे अगर मैं बात करूं E2O3 का और E2O5 का, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें हम लोग। तो यहां पर देखो ये -6 हो गया भाई, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, तो 3 ऑक्सीजन के ऊपर -6 हो जाएगा। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन, तो एक के ऊपर कितना होना, +3 हो गया। तो यहाँ पर एलिमेंट, कोई भी ग्रुप 15 का जो एलिमेंट है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो -10 हो गया, तो यहाँ पर +5 हो गया, तो यहाँ पर +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है E2O5 में। तो अगर आपसे पूछा जाए भाई E2O3 और E2O5 इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक होगा, एसिडिक ऑक्साइड कौन ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली E2O5 ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि E2O5 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा मिल रहा है। बात समझ में आ गई? कोई डाउट नहीं है ना इसमें? तो ये 2 पॉइंट्स पहले आप लिख सकते हो, जल्दी जल्दी लिख लो कि ग्रुप 15 फॉर्म्स 2 टाइप ऑफ ऑक्साइड, एक तो E2O3 बना रहा है, E2O5 बना रहा है। और दूसरा पॉइंट ये है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब हो गया हायर एसिडिक स्ट्रेंथ। ई का ऑक्सीडेशन स्टेट जिसमें ज्यादा होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। यहां पर जैसे हमने एग्जांपल के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन किया है, E2O3 और E2O5 में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखो ई का, E2O5 में +5 का ऑक्सीडेशन, E2O5 में +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट है और E2O3 में +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इस वजह से E2O5 ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी लिखना है सब, लिख लो। फिर एक और पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। भाई बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं हम लोग? ऑक्साइड की एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, भूल मत जाया करो तुम लोग। ठीक है, जैसे मान लो N2O3 है हमारे पास और हमारे पास P2O3 है, बताओ कौन ज्यादा एसिडिक होगा? एसिडिक कौन ज्यादा होगा? तो नीचे जाने पर भाई घटने लगेगी, तो N2O3 ज्यादा एसिडिक होगा। समझ गए? कोई डाउट नहीं है ना? तो अगर बात करें N2O3 एसिडिक स्ट्रेंथ की, N2O3, P2O3, AS2O3, Sb2O3 और Bi2O3। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात हो रही है अगर इसमें, तो आप बताओ आंसर क्या होगा? सबसे ज्यादा एसिडिक ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, बाकी Bi2O3 तो ये क्या है, ये अभी आपने पढ़ा है, ये बेसिक है, ये तो बेसिक होता है, ये बेस होता है। और N2O3 और P2O3 ये दोनों क्या है? ये दोनों एसिडिक है बेटा, ये दोनों एसिडिक है, ये याद रख लेना। Bi2O3 क्या है? बेसिक है, ये दोनों एसिडिक है। और बाकी जो बीच में दोनों है ऑर्सेनिक और एंटीमनी के ऑक्साइड्स, तो AS2O3 और Sb2O3 ये दोनों बेटा क्या है? ये दोनों एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? एसिड एंड बेस बोथ, एम्फोटेरिक, एसिड प्लस बेस दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं इसके अंदर। कोई डाउट नहीं है ना यहां तक? कोई भी डाउट होगी पूछ लेना। तो फटाफट लिख लो ये सारी पॉइंट्स, थोड़ा सा मैं जूम इन कर दे रहा हूं। क्या लिखना है तुम्हें देख लेना, तुम लोग अपना पॉज करके बैक करके लिख लिया करो, अभी मुझे पता नहीं चल पाता ना लिखना क्या है तुम्हें। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। तो ये वाला सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ये वाला पॉइंट खत्म हो चुका है। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, ये वाला पॉइंट देखना चाहते हैं आप, हैलोजन की तरफ इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है। चलो स्टार्ट कर रहे हैं हैलोजन की तरफ रिएक्टिविटी। दीज एलिमेंट्स रिएक्ट्स टू फॉर्म सीरीज ऑफ हैलाइड्स। भाई EX3 और EX5 दो हैलाइड का फॉर्मेशन कर रहा है। पहले मैं पढ़ूंगा, उसके बाद जितने भी पॉइंट्स होंगे उनको एक्सट्रैक्ट करके मैं अलग से लिख दूंगा।
तो भाई ये एलिमेंट्स एक्स हैलाइड, एक्स मतलब कौन हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की बात हो रही है। तो हैलाइड्स के साथ रिएक्ट करके ये EX3 और EX5 का फॉर्मेशन करते हैं। क्यों करते हैं EX3 और EX5 का फॉर्मेशन, कोई भी बच्चा बता सकता है? हम इसका ऑलरेडी रीजन जान चुके हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दो टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो +3 और +5। तो ये +3 और +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली ज्यादा शो करते हैं। ओके, इस वजह से ये EX3 और EX5 का ऑक्सीडेशन स्टेट और कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, EX3 में ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी और EX5 में E का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगा। E के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं हम लोग। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। ऑब्वियसली आपको पता है, क्या पता है भाई, नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है बेटा, 4 होती है। तो क्या वो 5 बॉन्ड बना सकता है? नहीं बना सकता। तो नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंसी शेल। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से यहां पे कि भाई बाकी सब तो बनाते हैं, लेकिन आप NX5 जैसा कंपाउंड नहीं देखोगे, ये पेंटाहेलाइड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, जिसकी वजह से ये पेंटाहेलाइड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। अभी मैं पॉइंट्स लिखूंगा, पहले आप अच्छे से समझते रहो। अब बात यह है कि भाई पेंटाहेलाइड जो होते हैं वो ज्यादा कोवेलेंट होते हैं ट्राईहेलाइड से। ठीक है, पेंटाहेलाइड जो होंगे वो ज्यादा कोवेलेंट होंगे ट्राईहेलाइड से, इस पॉइंट को याद रखेंगे। ऑल द ट्राईहेलाइड ऑफ दीज एलिमेंट एक्सेप्ट, जितने भी ट्राईहेलाइड हैं इस एलिमेंट के, एक्सेप्ट दोज ऑफ नाइट्रोजन आर स्टेबल। ठीक है, नाइट्रोजन के ट्राईहेलाइड को छोड़ दें तो सारे के सारे स्टेबल होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन में सिर्फ NF3 ही ऐसा एक हेलाइड है जो स्टेबल है, बाकी सारे हेलाइड जैसे NCl3 आपने देखा ही नहीं होगा। NCl3 ऐसा कंपाउंड आपने देखा ही नहीं होगा, ये वाला कंपाउंड। तो इसी वजह से ये सारे स्टेबल नहीं है, तो खाली एक NF3 स्टेबल होता है। तो उसकी बात हम करेंगे भी आगे चल के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ट्राईहेलाइड्स एक्सेप्ट BiF3 आर प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट इन नेचर। भाई ट्राईहेलाइड्स जितने भी होते हैं BiF3 को छोड़ के, ठीक है, वो सारे के सारे कोवेलेंट नेचर में होते हैं, कोवेलेंट नेचर के होते हैं। तो अब देखो सारे के सारे पॉइंट्स को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एक एक करके। चलो लिखते हैं एक एक पॉइंट्स। तो हमने यहां पर रिएक्शन विद हेलाइड वाला पॉइंट डिस्कस करना स्टार्ट किया है। रिएक्शन विद हेलाइड, ठीक है। तो EX2 के साथ रिएक्ट करके EX3 और EX5 का फॉर्मेशन करता है, बात समझे। लेकिन EX5 में E कैन नॉट बी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड का फॉर्मेशन नहीं कर पाता। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट, बात समझे। हेलाइड के साथ रिएक्शन करके, EX2 के साथ रिएक्शन करके दो हेलाइड का फॉर्मेशन करेगा, एक तो EX3 बनाएगा, एक EX5 बनाएगा। लेकिन EX5 में E नाइट्रोजन नहीं हो सकता, ये पहला पॉइंट हो गया। कहने का मतलब यह है नाइट्रोजन कांट फॉर्म पेंटाहेलाइड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। तो ये भी एक पॉइंट हो गया कि भाई नाइट्रोजन फॉर्म नहीं कर सकता पेंटाहेलाइड क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। और कहीं ना कहीं आप ये भी बोल सकते हो, एक और रीजन दे सकते हो। भाई वो रीजन क्या है? वो रीजन है कि नाइट्रोजन हैज मैक्सिमम कोवेलेंसी 4। नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। सो इट कैन नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड, सो इट कांट फॉर्म पेंटाहेलाइड। तो वो पेंटाहेलाइड नहीं बना पाता है। सारे पॉइंट्स को अच्छे से लिख लेना। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया, E+X2 से EX3 EX5 बन रहा है।
और EX5 के अंदर E कैन नॉट बी नाइट्रोजन। फिर वहां से आगे इसी पॉइंट को हमने एक बार और बोला, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टी ऑर्बिटल। या हम बोल सकते हैं कि भाई नाइट्रोजन का जो मैक्सिमम कोवेलेंसी होता है वो 4 होता है, तो 4 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है, इस वजह से इट कैन नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड। ठीक है, तो यहां पर हमने ये वाला पॉइंट डिस्कस कर लिया है जो स्टार्टिंग में अपने को दिया गया था। अब हमारे पास है, अच्छा ये वाला भी पॉइंट है कि पेंटाहेलाइड्स जो होते हैं वो मोर कोवेलेंट होते हैं ट्राईहेलाइड्स से, तो ये वाला पॉइंट भी हम नोट कर लेते हैं। तो एक पॉइंट और लिखेंगे यहां पर भाई, नेक्स्ट पॉइंट है पेंटाहेलाइड्स। पेंटाहेलाइड बोलने का मतलब क्या हो गया बेटा, EX5 is more covalent than ट्राईहेलाइड। रीजन बताता हूं उसका क्या क्यों, EX3 ध्यान से सुनेंगे बेटा, रीजन बता रहा हूं मैं इसका। रीजन क्या है, एक्चुअली में EX5 के अंदर E का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, E का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +5 है, और EX3 के अंदर E का ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा कितना है, +3 है। तो एक चीज याद रखना, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। तो E का ऑक्सीडेशन स्टेट, E के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं हम लोग, E का जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ज्यादा वो कोवेलेंट होगा। तो इसका रीजन है, ये फजान का नियम है, ये हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में फजान्स रूल के अंदर, उसके अंदर ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होती है। तो बहुत ज्यादा उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, मैं बस खाली आपको पॉइंट बता रहा हूँ, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट होगा, सिंपल सी बात है। इजी सा पॉइंट है, इजी से पॉइंट को इजी से लो, तो इसीलिए EX5 ज्यादा कोवेलेंट होता है EX3 से। तो ये भी एक पॉइंट आप लिख लें, जल्दी जल्दी लिखो। अच्छा, तुम्हें राइटिंग में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, एक्चुअली में तो आ ही रही होगी, बिकॉज मेरा राइटिंग जो टेबलेट है वो खराब हो चुका है, मैं उसको बनवाऊंगा, आजकल तो बन भी नहीं रहा है, तो पहले या तो देखता हूँ मैं दूसरा ही लूंगा उसे, तो जाके ये राइटिंग वाला इश्यू सही हो जाएगा, फिर उसके बाद हम बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। बस मेरा वो राइटिंग टैबलेट वाला सही हो जाए मैटर, फिर उसके बाद बहुत अच्छे से मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करता रहूंगा रोज का रोज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या था, नेक्स्ट पॉइंट है भाई, ऑल ऑफ द ट्राईहेलाइड ऑफ दीज एलिमेंट एक्सेप्ट ऑफ नाइट्रोजन आर स्टेबल। ठीक है, अब देखो यहां पर एक ये भी पॉइंट है, एक बार देख लेते हैं, ऑल ऑफ द ट्राईहेलाइड ऑफ दीज एलिमेंट एक्सेप्ट दोज ऑफ नाइट्रोजन आर स्टेबल। तो जितने भी ट्राईहेलाइड है नाइट्रोजन के ट्राईहेलाइड को छोड़ के वो सब स्टेबल होते हैं। तो ये क्या पॉइंट है वो देखो, नेक्स्ट पॉइंट, all EX3 is stable except for नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को छोड़ के सबका EX3 स्टेबल होता है, ये बात बोली जा रही है। ठीक है, नाइट्रोजन के फॉर्म में NH3 इज स्टेबल फॉर नाइट्रोजन, इज स्टेबल फॉर नाइट्रोजन। भाई NH3 ही स्टेबल होता है नाइट्रोजन के केस में। तो ये एक पॉइंट हमने एनसीईआरटी से एक्सट्रैक्ट किया, जल्दी से लिखो इसे, ऑल EX3 इज स्टेबल एक्सेप्ट फॉर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को छोड़ के सब कुछ सारे EX3 स्टेबल होते हैं। और नाइट्रोजन में कौन सा हेलाइड ट्राईहेलाइड स्टेबल है, NF3 इज स्टेबल, बाकी हमारा NCl3 स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, Ni3, ऐसे तो कंपाउंड ही आपने नहीं देखे होंगे, तो ये सब स्टेबल नहीं होते, बनते ही नहीं है। अच्छा मुझे एक बार बताओ यार तुम लोग,
कि बहुत ज्यादा इश्यू आ रहा है क्या राइटिंग वाला, तुम्हें ऐसा है कि बिल्कुल समझ, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है समझने में, मुझे एक बार इंटीमेट करो तो, क्योंकि तुम्हारे तुम्हारे पॉइंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। मुझे तो लग रहा है कि ठीक ठाक है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है। चलो ये बात हो गई कि NF3 इज नोन टू बी स्टेबल। ट्राईहैलाइड एक्सेप्ट BiF3 आर प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट इन नेचर। ठीक है, BiF3 को छोड़ के सारे ट्राईहैलाइड्स कोवेलेंट होते हैं। एक्चुअली में इसका भी मैं रीजन आपको बताता हूं। चलो ये पॉइंट को हम अलग से ले रहे हैं। मैंने क्या बोला कि ऑल ट्राईहैलाइड एक्सेप्ट BiF3 is covalent in nature। चलो बहुत बहुत अच्छा कि तुम लोग को समझ में आ रहा है। देखो सुनो, ऑल ट्राईहैलाइड्स एक्सेप्ट BiF3 इज कोवेलेंट इन नेचर। सब कुछ, सारे ट्राईहैलाइड BiF3 को छोड़ के कोवेलेंट होते हैं, सारे ट्राईहैलाइड। बोलने का क्या मतलब है मैं तुम्हें बता रहा हूं। एक्चुअली में फजान का क्या नियम है, फजान्स रूल है। जितना छोटा कैटायन होगा ना, जितना छोटा कैटायन होगा, एक्चुअली में बिस्मुथ सबसे नीचे पाया जा रहा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। तो नीचे जैसे जैसे जा रहे हैं साइज बढ़ रहा है, तो बिस्मुथ सबसे बड़ा कैटायन है। तो एक चीज याद रखना कि जितना कैटायन छोटा होगा, जितना छोटा कैटायन उतना ज्यादा कोवेलेंट, उतना ज्यादा कोवेलेंट। बात समझे? तो कैटायन जितना छोटा होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट होगा। तो एक्चुअली में क्या है ना, बिस्मुथ क्या है, बिस्मुथ बड़ा है, बड़ा है इसलिए वो कोवेलेंट नहीं होता। तो BiF3 इज नॉट कोवेलेंट, इज नॉट कोवेलेंट, है ना। BiF3 कोवेलेंट नहीं है, बट ऑल अदर EX3, जितने भी EX3 बाकी EX3 हैं, आर कोवेलेंट इन नेचर। ऑल अदर, सारे के सारे EX3 कोवेलेंट होते हैं, सिर्फ हम किसको छोड़ेंगे, BiX3 को। और इसके पीछे का रीजन क्या है, फजान का नियम। फजान ने बोला था कि जितना छोटा कैटायन होता है उतना ज्यादा कोवेलेंट होता है। तो भाई बिस्मुथ बड़ा है इसलिए उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर कम होंगे, और वो कहा जाता है कि भाई कोवेलेंट नहीं है, उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत कम होते हैं BiF3 के अंदर। लेकिन बाकी सारे जो है ना वो कोवेलेंट नेचर के हैं, बाकी सारे EX3 कोवेलेंट नेचर के हैं। तो ये पॉइंट लिख लेना, फजान का नियम है। तो फजान के 2 पॉइंट हमने सुने हैं। हाँ, फजान का नियम आपने पढ़ा होगा ना, फजान का नियम। तो फजान के नियम से यही है, क्लास 11th में एक बार देख लेना जाके, फजान का रूल तो मैंने बताया ही होगा। तुम लोग को जो भी लिखना रहा करे, बैक करके पॉज करके लिख लिया करो आराम से। एक्चुअली मुझे समझ नहीं आता कि कब कहां पर क्या लिखवाना है तुम्हें, तो तुम्हें जो भी पसंद हो वो लिख लिया करो, मैं आगे बता देता हूं। चलो तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये सब मैं रब करता हूं यहां से। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल, हम लोग मेटल की रिएक्टिविटी पढ़ने जा रहे हैं अब, कि भाई यहां पर मेटल के साथ क्या होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। किसके लिए, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स मेटल के साथ कैसी रिएक्टिविटी शो करते हैं, वो सारी चीजें यहां पर देखने वाले हैं। ठीक है, all these elements can react with metal to form their binary compound exhibiting -3 oxidation state such as calcium nitride, calcium phosphide, sodium arsenide, zinc antimonide and magnesium bismuthide। ठीक है, अब देखो यहां पर ये बोला गया है
कि जितने भी एलिमेंट है वो मेटल से रिएक्ट करते हैं और बाइनरी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब ग्रुप 15 के सारे एलिमेंट रिएक्ट करके बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं और यहां पर वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। जैसे देखो Ca3N2, एक सेकेंड, Ca3N2 ये हो गया हमारा कैल्शियम नाइट्राइड। तो यहां पर हमसे पूछा गया कि ऑब्वियसली कैल्शियम तो मेटल है, ठीक है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताओ। तो कैल्शियम तो किस में होता है, कैल्शियम किस में होता है बेटा, +2 में होता है ना। तो यहां पर +2 और 3 कैल्शियम है, इसका मतलब +2 × 3 +6 ये हो गया, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन को माइनस होना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन के ऊपर 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन पर कितना होना चाहिए, -3, तभी तो 2 नाइट्रोजन पर 6 होगा। बात समझे। इसका मतलब यहां पर नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, -3। वो तो हमने पढ़ा ही हुआ, -3 +3 और +5 ये 3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं ग्रुप 15 के, है ना। चलो, तो यहां पर एक पॉइंट ये है। अब देखो मैं इसको अपने तरीके से समझा रहा हूं। मैं अपने तरीके से क्या समझा रहा हूं, आपको लिखना क्या है वो मैं एक बार और बता दे रहा हूं। चलो ध्यान से सुनो। तो यहां पर बात यह है कि भाई ग्रुप 15 react with metal to form binary compound in which oxidation state of group 15 element is -3. एग्जाम्पल Ca3N2 कैल्शियम नाइट्राइड। ये पॉइंट आपको लिखना है। बात समझिए क्या लिखना है। ग्रुप 15 रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म बाइनरी कंपाउंड, ठीक है, इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट इज -3। लाइक यहां पर नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, -3। लिखो फटाफट। चलो, तो आपने लिख लिया होगा ये पॉइंट। अल्टीमेटली इन सबको याद करना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। बहुत लोग बहका देते हैं बच्चों को कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो जी समझने वाली है। तो समझने वाले पॉइंट तो मैं भी समझा रहा हूं ना, लेकिन मैं साइमल्टेनियसली ये भी तो बोल रहा हूं कि याद करना है इन सबको। सब फैक्ट ऐसा होता है तो होता है। अब इस होने को समझाया गया है कि कैसे होता है, लेकिन यार होता है तो होता है, ठीक है। यहां पर तो येलो कलर किसी कंपाउंड का है उसको भी समझाया जाता है, तो ठीक है, एक्सप्लेनेशन बस एक्सप्लेनेशन के ही काम है, बाकी तुम्हें याद करना है, ठीक है। बाकी यहां पर आपने देखा मेटल के साथ क्या हो रहा है। चलो, अब यहां पर एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। यहां पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, दो नाइट्रोजन एग्जिबिट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड। नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है, फिर भी ये पेंटाहेलाइड क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करना अलग बात होती है, मेरी बात को समझना, और बॉन्ड बनाना अलग बात होती है। पेंटाहेलाइड बनाने का मतलब ये है EX5, एक नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाएगा। 5 बॉन्ड कैसे बना सकता है जब उसके पास n बराबर 2 में सिर्फ s और p ऑर्बिटल है? तो s और p ऑर्बिटल का मतलब क्या है कि इसके पास खाली 4 ऑर्बिटल है। 4 ऑर्बिटल होने की वजह से ये सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है। It does not have d orbital to expand its covalency beyond 4. That is why it does not form pentahalide. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है, इस वजह से वो पेंटाहेलाइड का फॉर्मेशन नहीं कर पाता, ठीक है। तो यहां पर देखो एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो याद रखना
कि नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट तो करता है, लेकिन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करना अलग बात है। जैसे ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं, एक कंपाउंड मैंने ले लिया E2O5, ठीक है, एक कंपाउंड हमने ले लिया E2O5। अब देखो यहां पर मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यहां पर E2O5 कंपाउंड के अंदर जैसे N2O5 है, तो N2O5 कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि नाइट्रोजन ने यहां पर 5 बॉन्ड बनाए हैं। बात मेरी समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? तो नाइट्रोजन तो 4 बॉन्ड बना सकता है, ज्यादा ज्यादा वो कोवेलेंसी 4 ही रख सकता है। यहां पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जरूर शो कर रहा है, लेकिन ये नहीं बोला गया 5 बॉन्ड बनाए। लेकिन अगर मान लो मैं बोलता EX5, तो EX5 में अगर नाइट्रोजन NF5 बनाता, तो भाई यहां पर तो 5 बॉन्ड बनाने ही पड़ते उसको सिंगल सिंगल। बात समझे? तो बहुत सिंपल सी बात है जो मैंने यहां पर एक्सप्लेन करी है आपको। चलो जल्दी से लिख लो। इस पॉइंट को ये हटा देता हूं मैं यहां से। चलो इतना ठीक है। अब देखो यहां पर एक और पॉइंट है कि बोला गया है PH3 हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट, एक सेकेंड रुको, PH3 हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3, व्हाई? तो अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया है। अब यहां पर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया है, PH3 और NH3 का बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन। ठीक है, अब यहां पर समझो, अच्छे से समझना। जैसे NH3 है ना, देखो यहां पर क्या लिखा है, अनलाइक NH3 PH3 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, PH3 मॉलिक्यूल्स आर नॉट एसोसिएटेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है लिक्विड स्टेट में। बॉइल करने का मतलब क्या है, लिक्विड को ही बॉइल करते हो आप, ठीक है, गैस को तो बॉइल नहीं करोगे। तो लिक्विड स्टेट में NH3 और PH3 में अगर NH3 की बात करूं तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल जाएगी आपको देखने को, लेकिन PH3 के अंदर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलेगी। दैट इज वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ PH3 इज लोअर देन NH3। आपको पॉइंट समझ में आया? यहां पर मैं इसको अलग से स्पेसिफाई कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक सेकंड रुको, ये देखो पॉइंट ये है ना, पॉइंट ये है कि भाई NH3, पहले तो NH3 और PH3 में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? पहले तो क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे। चलो बोलो, NH3 के अंदर H बॉन्डिंग मिल जाएगी, इसके अंदर H बॉन्डिंग नहीं मिलनी, तो इसके अंदर बॉन्डिंग कमजोर है PH3 के अंदर। तो PH3 के मॉलिक्यूल्स को वेपराइज करना आसान है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट कम किसका होगा? PH3 का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसको बॉइल करना आसान होगा क्योंकि इसके अंदर बॉन्डिंग कमजोर है, ठीक है। लेकिन अमोनिया को बॉइल करना आसान नहीं होगा, अमोनिया लिक्विड को, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है इस तरीके से। NH3 है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्ड बनाता है? फोन के साथ। फोन मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ठीक है। तो इस तरीके से, एक सेकेंड, इस तरीके से मान लो ऐसे बॉन्ड बन जाएगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा। तो ये पॉइंट कहीं भी लिख लेना। पॉइंट क्या है कि भाई अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है और PH3 का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि PH3 के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। चलो अब देखो, इन टेक्स्ट क्वेश्चन कुछ हैं तुम्हारे पास जिनको मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7.1 क्या है, वाई आर पेंटाहेलाइड मोर कोवेलेंट देन ट्राईहेलाइड? मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं इस पॉइंट को। क्यों होते हैं? अब तुम खुद से बोलो, बोला करो, बोलना स्टार्ट करो। पेंटाहेलाइड में क्यों ज्यादा कोवेलेंसी होता है? अकॉर्डिंग टू फजान रूल, पेंटाहेलाइड में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाएगा और ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाएगा। तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बोलने का मतलब क्या है? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बोलने का मतलब क्या है? ज्यादा कोवेलेंट,
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7.1 हो गया। कोई डाउट नहीं है ना आपको? चलो अब 7.2 की तरफ बढ़े। 7.2 में बोला है why is BiS3 is the strongest reducing agent among all the hydride of group 15 element। क्यों BiS3 सबसे ज्यादा सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, क्यों है वो? चलो स्टार्ट करें। पहले इतना लिख लो, ये वाला पेंटाहेलाइड वाला कहीं लिख लेना, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चीज को। पेंटाहेलाइड वाला लिख लेना। चलिए, आई होप हो गया होगा। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि BiS3 क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है सारे हाइड्राइड में। ठीक है, नीचे जाने पर रिड्यूसिंग एजेंट की जो टेंडेंसी होती है वो बढ़ती है। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये सब मिटा दे रहा हूं, तब समझते हैं। एक काम करता हूं, दूसरे पेज पर समझाता हूं इस चीज को। क्वेश्चन समझ गए हो ना तुम लोग? चलो ध्यान से देखना, हमारे पास एक कंपाउंड, सबको ले लेते हैं, NH3 ले रहे हैं, PS3 ले रहे हैं, ASS3 ले रहे हैं, SBH3 ले रहे हैं और BiS3 ले रहे हैं। ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हमें बताना है। नीचे जाने पर रिड्यूसिंग एजेंट बढ़ता है, ये हम लोग जानते हैं, हमें इस चीज को एक्सप्लेन करना है। अब देखो, जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है वो किस पर डिपेंड करता है? रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड। हाइड्राइड की स्टेबिलिटी कैसी है इस बात पर डिपेंड करता है। समझ गए? अब अगर हाइड्राइड बहुत ज्यादा स्टेबल है तो वो क्यों किसी को रिड्यूस करेगा? तो जितना अनस्टेबल हाइड्राइड होगा, जितना अनस्टेबल हाइड्राइड होगा उतना ज्यादा उसके अंदर रिड्यूसिंग कैरेक्टर होंगे। मोर अनस्टेबल हाइड्राइड मीन्स बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। इस चीज को याद रखने वाली बात है। ठीक है, वो अपने हाइड्रोजन निकालेगा ना, दूसरे को रिड्यूस करेगा, मतलब दूसरे को हाइड्रोजन देगा, तो अपने हाइड्रोजन निकालेगा, इसका मतलब खुद वो अनस्टेबल, जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा उतना जल्दी वो अपने हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। तो जितना ज्यादा अनस्टेबल होता है हाइड्राइड, उतना वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहां पर एक पॉइंट तो मैंने लिखा है कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड पर, और एक पॉइंट ये बोला है कि मोर अनस्टेबल हाइड्राइड मींस बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। इतना समझ गए? चलो अब ध्यान से देखो, BiH3 के अंदर बिस्मुथ का जो साइज है वो मैक्सिमम है। बिस्मुथ का जो साइज है वो मैक्सिमम है, एंड देयरफॉर इसकी जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है स्मॉल हाइड्रोजन एटम के साथ वो डिक्रीज कर जाएगी। मतलब बिस्मुथ और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ना बेटा, बिस्मुथ और हाइड्रोजन, एक सेकेंड इसको मैं पहले रिमूव कर दूं। एक्चुअली बिस्मुथ बहुत बड़ा है और हाइड्रोजन छोटा है। ठीक है, बिस्मुथ बहुत बड़ा है और हाइड्रोजन क्या है, ये ऐसे भी नहीं बनेगा इसका स्ट्रक्चर। एक सेकेंड, 90 डिग्री पर होता है बॉन्ड एंगल, इस तरीके से। एक्चुअली में क्या हो रहा है ना, ध्यान से सुनना,
बिस्मुथ बहुत बड़ा है, हाइड्रोजन बहुत छोटा है, तो इस वजह से इसके बीच की जो बॉन्डिंग है ना वो इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। बॉन्डिंग विल नॉट बी बेटर, क्योंकि यहां पर साइज का डिफरेंस है, बिस्मुथ बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा है, तो यहां पर साइज डिफरेंस होने की वजह से ये बॉन्ड जो होगा वो वीक बॉन्ड होगा, इसको तोड़ना आसान होगा। बात समझे? एज अ रिजल्ट आपको भी पता है, अगर मैंने आज ही के लेक्चर में आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बताई है, आपको याद हो? चलो हम लोग एक बार ऊपर बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं और फिर से एक बार बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर आ जाते हैं। ठीक है, चलो सुनो, कहां गया? हाँ, इसके ऊपर है। देखो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम किसकी है? इसकी है ना, तो इसका मतलब सबसे अनस्टेबल यही होगा ना, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम इसकी है, इसका मतलब ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। बहुत सिंपल, इसीलिए तो पलट गया ये ऑर्डर। रिड्यूस कब अच्छा कर पाएगा? जब अपने हाइड्रोजन को किसी और को देगा ना, और अपने हाइड्रोजन को कब किसी और को देगा? जब इसके बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा, और इसके बॉन्ड को कब तोड़ना आसान होगा? जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी। समझ में आया? तो यहां पर एक पॉइंट और भी ऐसे लिख सकते हो तुम लोग, जैसे मैं बता रहा हूं, एक पॉइंट और भी लिख सकते हो कि BiH3 इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज, क्यों? बिकॉज इट हैज लीस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। यार बहुत गंदा लिख रहा है ना, जो अपने राइटिंग पैड को सही कराना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, BiH3 बेटा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है बिकॉज इट हैज लीस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो वो अपने हाइड्रोजन को आसानी से रिलीज कर देगा। इसको हिंदी में लिख रहा हूं मैं, इसलिए BiH3 अपने हाइड्रोजन को आसानी से रिलीज कर देगा, और अपने हाइड्रोजन को आसानी से रिलीज कर देगा मतलब दूसरों को रिड्यूस कर देगा, दूसरों को रिड्यूस कर देगा, है ना? क्या कर देगा बेटा? रिड्यूस कर देगा। एक सेकेंड रुको, तो दूसरों को रिड्यूस कर देगा। समझ गए क्या? आई होप तुम सब समझ गए होगे ये बातों को मेरी। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? समझ में आ गया ना मैंने जैसे समझाया तुम्हें? मुझे ये बताओ, तुम लोगों को समझ में आ गया क्या ये वाला क्वेश्चन, BiH3 वाला? अबे आप अब बोल देना, तुम लोग बोलते बोलते हो नहीं तुम लोग। जल्दी बोलो, ये समझ में आया ना? ये बता दो, समझ में आया क्या? ओके, चलो सही है। अच्छा एक सेकेंड, ये क्या हो गया? आजकल तो बढ़िया है ना, ऐसे बगल में खाने वाने वाली चीज रखा करो और मस्त तब पढ़ा करो। ईयरफोन लगा लिया करो कान में, बगल में चाय रखो, खाने पीने वाली चीज रखो, पढ़ते रहो। कितनी बढ़िया चीज है, कैसे भी पढ़ो, किसी भी पोस्चर में, किसी भी पोजीशन में, कौन देखने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो भाई हम यहां तक कवर कर चुके हैं, ये अपना पूरा पोर्शन कवर हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे डाइनाइट्रोजन। ठीक है, तो कितने पेज हो गए ये? 1 2 3 4 4-5 पेज हो गए हैं। तो 4-5 पेज हम लोग कवर कर चुके हैं, शायद से 50 पेज हैं, कर लेंगे इसको भी कवर जल्दी जल्दी। चलो
तो डाइनाइट्रोजन से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। बाकी आज के लिए जितनी भी चीजें आपने कवर की हैं उसको बहुत बढ़िया से रिवाइज करना, और कोई डाउट होगी तो मुझसे टेलीग्राम पर डायरेक्टली पूछ लेना। चलो एंड करते हैं आज के इस लेक्चर को। कोई डाउट हो तो अभी भी पूछ लेना, मुझे दिख जाता है, मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूं चैट बॉक्स में। बाकी अभी के लिए तो मैं लेक्चर एंड कर रहा हूं, कोई डाउट होगी तो लिख देना। चलो अच्छे से मजे करो, पढ़ाई करो, खुश रहो। Lecture is complete now. Thank you for watching this lecture.